वंदे मातरम साथियों, आज अब नई शख्सियत के साथ और एक नए विषय के साथ। आज का विषय काफी डिमांड थी अभ्यर्थियों की लगातार, क्योंकि ये सब्जेक्ट है वो यूट्यूब पे या अन्य माध्यमों में मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा और हमने रिक्वेस्ट किया आदरणीय मनप्रीत जी से कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अंग्रेजी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके लिए मार्गदर्शन दें। मैं सर के बारे में बता दूं कि ये राजकीय महाविद्यालय भादरा में कार्यरत है और इन्होंने पिछली जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा थी उसमें अंग्रेजी विषय में 11वीं रैंक प्राप्त की। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर से मैं यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि इंग्लिश के विद्यार्थियों की अक्सर ये रहता है कि एक तो ये रहता है कि नेट भी नहीं कर पाते, जेआरएफ तो दूर की बात है, ठीक है। दूसरा ये है कि इंग्लिश के विद्यार्थी कहां से पढ़े, ये तो बिल्कुल ही मैटर नहीं मिलता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं आऊंगा पुस्तकों पे, आगे की चीजें भी हम आपसे पूछेंगे सर, पर सबसे पहले आप ये बताएं कि एक इंग्लिश का जो विद्यार्थी है उसको कहां से स्टार्टिंग करनी चाहिए, बिल्कुल जीरो से कहां से कैसे प्रारंभ करे वो। सर्वप्रथम तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा और मौका दिया इस इंटरव्यू में बच्चों के साथ रूबरू होने का जो भी तैयारी कर रहे हैं। और इंग्लिश में जैसा सर ने बताया, आपने बताया कि इंग्लिश के लिए गाइडेंस बहुत कम मिलती है और हम इस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं जहां इंग्लिश के लिए बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, और जो राष्ट्रीय लेवल है, खास करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का लेवल है, उसकी तुलना में हम काफ़ी पिछड़ जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश साहित्य ऐसा एक विषय है जिसके लिए हमें अच्छे गाइडेंस, अच्छे मार्गदर्शक नहीं मिल पाते, गाइड नहीं मिल पाते। सही है। वैसे उत्तर भारत की समस्या है। हाँ, ये एक समस्या है। तो इसमें भी मैं जितना जानता हूँ मैं प्रयास करूँगा आपको बताने का, ताकि आपके माध्यम से बच्चे भी जान सकें। जैसा आपने कहा कि नेट और जेआरएफ के लिए भी कोचिंग नहीं मिलती, कॉलेज लेक्चर तो अलग से रहा। हाँ, इसमें भी जो भी विद्यार्थी मुझसे मिलते हैं, जो भी मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हें दो कैटेगरीज में रखता हूँ। एक वो हैं जो अभी नेट की एस्पिरेशन रखते हैं, नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में इस भर्ती के लिए भी ज्यादा आपके विषय में सर यही होंगे जो नेट के साथ में कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, अपीयरिंग है या अपीयर्ड हो चुके हैं नेट में। तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे। जो नेट की ऑलरेडी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा आसान हो जाता है उन्हें हेल्प करना, क्योंकि वो इनके पास एक बेस होता है कि कुछ ना कुछ उन्होंने शुरुआत कर रखी है, कुछ पढ़ रखा है। और जो ऑलरेडी नेट क्लियर हैं उनके लिए और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट हमें मिलते हैं। तो जब भी मुझे ये बच्चे मिलते हैं, शुरुआत में उन्हें यही कहता हूं कि आप अगर चाहते हैं नेट क्लियर करना या आप चाहते हैं अंग्रेजी विषय में आप कॉलेज लेक्चर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर की इस पोस्ट पे पहुंचना, तो आपको ये समझना होगा कि नेट एक क्वालिफिकेशन है ऑल इंडिया लेवल की। तो ऑल इंडिया लेवल में जो हमारी मुख्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासकर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप उनके सिलेबस से रूबरू हों, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लेवल पे कम रह जाता है। तो सबसे पहले मेरी उनको सलाह यही रहती है कि वो राष्ट्रीय लेवल की जो हमारी जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सिलेबस से रूबरू हों। उनका जो चाहे सेमेस्टर है, चाहे एनुअल सिस्टम है, वहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है, उससे जब वो रूबरू होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिनके बारे में हम हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं राजस्थान की हैं, उनमें ऑप्शंस रहते हैं पेपर में, पेपर 1 या 2 में से आप चूज कर सकते हैं बिग पार्ट में से। तो उससे बच्चों का नुकसान ये होता है कि वो एक पार्ट चुन के अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरे पार्ट से बिल्कुल ही अनजान रह जाते हैं। तो इसका नुकसान होता है जब आप नेट जैसे पेपर में बैठते हैं, या फिर आप बैठते हैं जब कॉलेज लेक्चर के लिए भारत के किसी और राज्य के लिए भी, कहीं भी, तो वहां आप इस प्रकार की समस्या का सामना करने को मिलता है। तो ये रहता है शुरुआत करने का, जब भी मैं बच्चों को कहता हूं कि आप जो है यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस से पहले रूबरू हों, फिर आप समझें कि राष्ट्रीय स्तर पे किस प्रकार का सिलेबस पढ़ाया जाता है और वहीं से शुरुआत करें। उस सारे साहित्य है तो लिटरेचर तो आप जानते ही हैं कि लिटरेचर में कि साहित्य का कोई वो ऑप्शन नहीं होता। साहित्य में जैसा एक लेखक कहते हैं कि साहित्य कि अगर आप समरी पढ़ोगे तो एक डिस्टिल वाटर की तरह है,
उसमें आप सार तो ले लोगे लेकिन उसका स्वाद नेचुरल वाला नहीं आएगा। सही है। तो नेचुरल स्वाद लेने के लिए आपको वास्तविक साहित्य से जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए वही है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ाया जाता है उससे रूबरू हो। ठीक है सर। हाँ सर, जैसा सर ने बताया कि सबसे पहले अगर हमें स्टार्टिंग करनी है तो जो सिलेबस चल रहा है इंस्टीट्यूट वगैरह में, यानी सिलेबस से परिचित होना पड़ेगा। सिलेबस में क्या दिया है उसका अध्ययन करें पहले, सबसे पहले भी सिलेबस क्या है, और उसके बाद में हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो सर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को इस जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस रहता है उसके अनुसार कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा मटेरियल हो कि वो बड़ी आसानी से ये क्रैक कर जाए एग्जाम। जी सर, वैसे तो आपने पहले ही बच्चों को, या बच्चे खुद भी जानते हैं, इस बात से आपने सबको रूबरू कराया होगा कि किस प्रकार से जो पेपर का पैटर्न रहता है। जो थर्ड पेपर है वो राजस्थान जीके का रहता है, और 2 पेपर जो हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, उसे भी 2 पेपर में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है उसे ABC इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पेपर है उसमें ए पार्ट जो है वो है ग्रामर का। तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा डीप में या बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर नहीं पूछी जाती, वो एक जनरल है जिसमें बहुत से बच्चे इससे तो जो फर्स्ट ग्रेड से आ रहे हैं या और किसी पोस्ट से आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आती। हाँ, जो साहित्य का पोर्शन है उसमें बी पार्ट है वो क्रिटिसिज्म का है, जिसमें है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो क्लासिक से शुरू करके हमारे मॉडर्न जो हैं अर्ली मॉडर्न T.S. इलियट तक वहाँ तक है। और उसके बाद जो सी पार्ट है उसमें है क्रिटिकल थ्योरीज। क्रिटिकल थ्योरीज जब आ जाती हैं तो जो विषय है वो सिर्फ इंग्लिश तक सीमित नहीं रहता, वो सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। उसमें फ्रेंच क्रिटिक्स आ जाते हैं, रशियन क्रिटिक्स आ जाते हैं, लिटरेरी थ्योरी आ जाती है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पेपर है उसे 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार से जो पेपर सेकंड है उसमें जो ए पार्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रेनेसांस से शुरू करके मॉडर्न तक। ठीक है, वो एक जनरल एक प्रकार से स्तंभ है, क्योंकि इंग्लैंड से ही हमारी इंग्लिश भाषा की शुरुआत होती है। तो इंग्लैंड में जो रिनेसांस से लिटरेचर लिखा गया मॉडर्न पीरियड तक, उसको सबसे मूल जो ए पार्ट में रखा गया है। उसके बाद जैसे हम बी पार्ट में आते हैं तो वहाँ इंडियन लिटरेचर आ जाता है, अफ्रीकन आ जाता है, एफ्रो अमेरिकन आ जाता है। इस प्रकार के लिटरेचर जो हैं जो 20वीं सेंचुरी में, क्योंकि इंग्लैंड हम जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो पूरे विश्व की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, तो उस कारण से जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास इस प्रकार के लिटरेचर आ जाते हैं। और जो लास्ट पार्ट है जो सी पार्ट है उसमें जो इंग्लिश कॉलोनीज के कारण जो कॉलोनियल लिटरेचर जिसे कहते हैं, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहां से जो लिटरेचर निकल के आया, क्योंकि आजकल हम देखते हैं चाहे बुकर प्राइज है चाहे नोबेल प्राइज है वो ऑल विश्व स्तर पे एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दिए जाते हैं और किसी भी देश से राइटर्स को वो अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो जो फाइनल पार्ट है उसमें कॉलोनियल लिटरेचर आ जाता है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आ जाता है, और दलित और डायस्पोरा जो कि काफी ज्वलंत मुद्दे हैं उनका जो लिटरेचर है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है इन द लिटरेचर वो आ जाता है। तो इस प्रकार से जो दोनों पेपर हैं फर्स्ट और सेकंड, उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ABC। ठीक है, जो बुक्स की बात आपने की, मैं पेपर फर्स्ट से शुरू करता हूं। पेपर फर्स्ट में जो ए पार्ट है उसमें ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर के बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं, इसे इसीलिए रखा जाता है कि एक बेसिक ग्रामर की जानकारी तो होनी ही चाहिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर को एक अच्छी ग्रामर, एक अच्छी इंग्लिश का ज्ञाता उसे होना चाहिए। सो इसमें बहुत सी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर मार्टिन की बुक पढ़ें, चाहे आप मार्टिनेट की बुक पढ़ें, कोई भी आप आसान सी बुक से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके जो लिमिटेड से टॉपिक हैं, चाहे डिटर्मिनर्स हैं, टेंसेस हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो ये बहुत आसान रहता है। इससे ज़्यादा मतलब इससे घबराने वाली कोई बात नहीं होती कि कॉलेज लेक्चरर का पेपर फर्स्ट ग्रेड या फिर और जो लोअर ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उससे कहीं ज़्यादा टफ ना आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर का पोर्शन लगभग वैसा ही रहता है जैसा ग्रेड फर्स्ट में होता है या ग्रेड सेकंड में होता है। लेकिन जो लिटरेचर में जैसे आप उतरते हैं पेपर फर्स्ट में, तो वहां क्रिटिसिज्म से शुरू हो जाता है। क्रिटिसिज्म में क्लासिक से शुरू करके मॉडर्न तक का पीरियड है।
उसमें जैसा मैं बुक्स के बारे में सबको बताता हूं कि जब बुक्स की बात आती है तो हम अनदेखी जिन बुक्स की करते हैं वो बुक्स हैं हमारे सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब की गई बुक्स होती हैं। चाहे आप बीकानेर यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो जब भी वो सिलेबस को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें रिकमेंडेशन में कुछ बुक्स दी जाती हैं। वो बुक्स वो होती हैं जिन्हें हम एक प्रकार से जेन्युइन बुक्स मानते हैं कि जब भी कोई अगर इशू होता है तो रेफरेंस के तौर पे इन्हीं बुक्स को देखा जाएगा। तो सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें एक क्रिटिकल टेक्स्ट की बुक है, इंग्लिश क्रिटिकल टेक्स्ट उसका टाइटल है। ये डीजे एनरिट और अर्नेस्ट जे शिकेरा की बुक है। इस बुक के अंदर क्लासिक से लेके, पोएटिक्स से लेके, जो अरिस्टोटल का पोएटिक्स है वहां से लेके टीएस इलियट के जो मुख्य क्रिटिकल एसेज हैं वहां तक का टेक्स्ट उस बुक में दिया गया है। तो उससे क्या है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट से जुड़ते हैं। दूसरी जो बुक्स हैं, जब आप चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म खरीदें, चाहे और बुक्स खरीदें, उनमें इन्हीं राइटर्स के इन्हीं जो मुख्य ऐसे हैं या इनके जो मुख्य क्रिटिक हैं, पोइजी हैं, उनको उनके समरी देखते हैं। जब आप समरी देखते हैं तो बीच में कोटेशंस ही मिलेंगी, लेकिन अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट से खुद रूबरू होते हैं तो आपको उन लाइनों को पहचानना आसान हो जाता है। और कई बार डीप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई लाइन दे के पूछा जाता है कि ये लाइन किस राइटर ने लिखी है, या फिर किस राइटर ने इस लाइन में जो 18वीं सेंचुरी फिक्शन के ऊपर कमेंट किया है। इस प्रकार के जो डीप क्वेश्चन आते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप वास्तविक जो क्रिटिसिज्म का जो वास्तविक टेक्स्ट है उससे रूबरू हो। बहुत ही छोटी सी बुक है और ऑनलाइन भी मिल जाती है, और जनरल जो हमारे एक बार नाम रिवाइज और कर दें। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश क्रिटिकल टेक्स्ट, ग्रीन कलर का इसका पेपरबैक में मिलती है। और इसका जो डीजे एनरिट और हैं अर्नेस्ट जे शिकेरा, ये दो इसके एडिटर हैं। इन्होंने क्या किया है, क्लासिक पोइट्री जो है, खास करके अरिस्टोटल का जो पोइजी है वहां से लेके, पोइटिक्स जो है वहां से लेके मॉडर्न तक टीएस इलियट के जो ऐसे हैं, चाहे ट्रेडिशन एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, इस प्रकार के जो ऐसे हैं, उन तक इन्होंने कलेक्ट करके एक ही बुक में कलेक्ट करके वो सारे क्रिटिकल टेक्स्ट को एक ही बुक में हमारे सामने हमारे लिए प्रस्तुत किया है। तो उस बुक को पढ़ना अच्छा रहता है। उसके अलावा अगर आप जब क्रिटिकल टेक्स्ट पढ़ते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, तो बहुत से बच्चों को ये समस्या आती है कि वेस्टर्न राइटर्स को समझना उन्हें मुश्किल रहता है। तो हम उनकी समरी के लिए इंडियन राइटर्स की बुक्स को पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एस.सी. मुंद्रा और एस.सी. अग्रवाल की एक बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वो बुक भी इसी बुक का एक प्रकार से समरी और क्रिटिसिज्म है। इसी बुक को वो डिफाइन करते हैं राइटर कि इसी को मतलब वो डिटेल में इंडियन इंग्लिश में, आसान इंग्लिश में समरी इसकी वो देते हैं। सो ये जो पार्ट है वो क्लासिक से शुरू होता है, उसमें मॉडर्न तक, टीएस इलियट तक के जो क्रिटिसिज्म के मुख्य लेख हैं उनके बारे में वो अच्छे से समझाते हैं। ठीक है सर। हाँ, और जो थर्ड पार्ट है जो क्रिटिकल थ्योरी का है, जैसे ही हम थ्योरी में उतरते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि थ्योरी सिर्फ इंग्लिश या इंग्लैंड के जो जो द्वीप है वहाँ तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे यूरोप में फैल जाती है। तो वहाँ हमारे पास फ्रेंच लेखक आ जाते हैं, हमारे पास रशियन लेखक आ जाते हैं, या जर्मन्स आ जाते हैं। तो वहाँ हमें पढ़ने के लिए, जो शुरुआत करने के लिए मैं बुक रिकमेंड करता रहा हूँ, वो है बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बेरी। बिगिनिंग थ्योरी वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में वो हाई स्कूल के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है वो मास्टर डिग्री से पहले नहीं पढ़ाया जाता। सो बिगिनिंग थ्योरी जो बुक है पीटर बेरी की, वो एक प्रकार से स्तंभ की तरह है, वो एक शुरुआती बुक है। और वो लगभग जो क्रिटिकल थ्योरीज हैं न्यू क्रिटिसिज्म से लेके वो सभी थ्योरीज जो हैं वो उसमें कवर करते हैं। तो एक छोटी बुक है और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते रहे हैं। इसके अलावा जो क्रिटिसिज्म जो लिटरेरी थ्योरी है, इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि वेस्टर्न राइटर्स को समझने में दिक्कत आती है। तो इन्हीं थ्योरीज को समझाने के लिए विजय कुमार दास की एक बुक आती है 20th सेंचुरी इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो वो बुक भी बहुत आसान है, बी के दास के नाम से आती है। तो उस बुक में भी अच्छे से दिया गया है इसके बारे में।
और अच्छी बुक्स जो हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अच्छी बुक्स जो हैं हमारे सिलेबस के अंदर, खास करके मास्टर डिग्रीज का सिलेबस कहीं से भी हम उठाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वहाँ सिलेबस के जस्ट नीचे रिकमेंडेशन में वो दी जाती हैं, उन्हें ही रेफरेंस बुक माना जाता है। और जो दूसरे लेखक जब लिखते हैं, जो भारतीय लेखक भी हैं, तो उन्हीं बुक्स की रेफरेंसेस, उन्हीं बुक्स की कोटेशंस वो देते हैं, ऐड करते हैं। सो वहाँ हमारे पास बुक है रमन सेल्डन और पीटर विडोसन, इनकी एक एडिट की हुई बुक है, रीडर्स गाइड टू कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी। रीडर्स गाइड टू कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी। इस बुक में भी लगभग लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो कवर हो जाता है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है, एक बुक है M.H. अब्राहम की बुक, जो हमारे BA से ही शुरू हो जाती है, हमारे सिलेबस में ऐड कर दी जाती है, M.H. अब्राहम की अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। हालांकि इसका टाइटल है लिटरेरी टर्म्स का, और शुरुआत के जो इसके एडिशंस थे, वैसे इसके 12 एडिशन आ चुके हैं, शुरुआत के जो एडिशन थे, शुरुआत के 5-6 एडिशन थे, वहां सिर्फ लिटरेरी टर्म्स ही इसमें ऐड किए गए थे। बाद में क्या हुआ, इन लेखक के साथ एक जॉफ्री गॉल्ट हार्फम ने मिलके इस बुक में जो है क्रिटिकल थ्योरी भी ऐड कर दी। तो ये बुक बहुत यूजफुल हो गई है। और आप चाहे नेट की तैयारी करें, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए तैयारी करें, लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी थ्योरी के लिए जो बेस्ट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इसी बुक में से आते हैं। बुक का टाइटल है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। तो इसमें क्या है, सिर्फ लिटरेरी टर्म्स नहीं है, टाइटल सिर्फ टर्म्स के बारे में है, लेकिन इसके अंदर जो लिटरेरी थ्योरीज भी हैं और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है, जो क्रिटिकल थ्योरीज हैं, वो भी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास किया है। सो इसमें भी मैं बच्चों को यही कहता हूँ, जब भी मुझसे कोई पूछता है इसमें, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको ये बुक आपके लोकल बुक डीलर से ना मिले, तो आप कोशिश ये करें कि 7th एडिशन से बाद का एडिशन ही खरीदें। अच्छा, 7th एडिशन के बाद का एडिशन, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का चाहे ग्रेजुएशन का है, वहां भी उन्होंने लिखा है कि 6th एडिशन से प्लस या 7th एडिशन। तो बेटर ये है कि आप इसका लेटेस्ट जो एडिशन है, चाहे वो 11th है चाहे वो 12th है, वो एडिशन खरीदें। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास एक अपडेटेड मटेरियल आ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो क्योंकि 12 एडिशन आ चुके हैं और ये बुक पिछले 30-40 साल से बार बार रिवाइज हो रही है, तो इसमें बहुत कुछ ऐड हो चुका है। बहुत सी क्रिटिकल थ्योरीज ऐसी हैं जो पहले थी ही नहीं, जिनका अस्तित्व ही नहीं था, जो बाद में जैसे जैसे फ्रेंच लेखकों का ट्रांसलेशन हुआ या उनके बारे में और भी जो मॉडर्न है, जैसे खास करके पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज है, पोस्ट कॉलोनियल है, या फिर हमारे जो डायस्पोरा लेखक हैं, उनके बारे में अब जुड़े हैं, तो वो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और लिटरेचर, आपको पता है, लिटरेचर में कुछ भी आउटडेटेड नहीं है। लिटरेचर जो है वो हर रोज बदलता रहता है, उस पर मतलब अपडेशन होता रहता है, एडिशन होता रहता है। जैसे इस साल, पिछले साल किसने नोबेल प्राइज जीता, उससे पिछले साल किसने बुकर प्राइज जीता, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एडिशन होता रहता है। इसलिए अपडेटेड मटेरियल खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये है पेपर जो फर्स्ट है। मैं ज़्यादा बुक्स नहीं बता रहा, क्योंकि इससे बच्चे क्या है, बहुत होना चाहिए। तो इसलिए ये कहता हूँ कि आप जब शुरुआत करें तो इन बुक्स से पेपर फर्स्ट में आप फोकस कर सकते हैं। और हाँ, पेपर सेकंड पेपर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सेकंड पेपर जो है उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस टाइटल उसका इन्होंने दिया हुआ है सिलेबस के अंदर। तो वहाँ शुरुआत, हालांकि इन्होंने लिखा है रिनेसांस से लेके मॉडर्न तक। नेट का जो सिलेबस रहता है वो होता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। वो बिगिनिंग जो है उसमें एंग्लो सेक्शन पीरियड से आज शुरू हो जाता है, जब इंग्लिश की शुरुआत हुई। इंग्लिश एक भाषा के रूप में अभी बन रही थी, जब ट्राइब्स, जर्मन ट्राइब्स से इंग्लिश जो है अभी वर्तमान स्वरूप में नहीं आई थी, तब से वो सिलेबस में दिया जाता है। लेकिन इन्होंने जो हमारा आरपीएससी का सिलेबस है उसमें रिनेसा लिखा हुआ है, रिनेसा से ही स्टार्ट किया हुआ है। सो इसलिए मैं रिनेसा से ही बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि जो ज्यादातर जो बुक्स हैं, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स हैं, वो सभी एंग्लो सेक्शन पीरियड से शुरू करते हैं, क्योंकि वो सभी बिगिनिंग से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो आप, वैसे मैं जब भी बच्चों से मिलता हूं तो मैं यही कहता हूं कि जो नेट की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या नेट कर चुके हैं, तो उनके लिए कहीं से भी शुरुआत करना कोई ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। तो इसमें जो है खास करके जो नेट का तैयारी करते हैं, जो नेट के लिए अप्लाई करते हैं, वो MH जो है WH हडसन और कजामियन, लिगुइस एंड कजामियन की बुक से शुरुआत करते हैं। बहुत छोटी बुक्स हैं। इसमें क्या है, सिर्फ आउटलाइन ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री दी, इंग्लिश लिटरेचर की एक आउटलाइन है। बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं। सो ये बुक्स जो हैं ज़्यादातर बच्चे मास्टर डिग्री के साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री में भी और ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक्स ऐड हैं।
हमारे जो ग्रेजुएशन का भी जो सिलेबस है उसमें भी ये छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में दिया जाता है। इन्हें रेनेसा है, चाहे रिफॉर्मेशन है, चाहे अलग अलग जो रिस्टोरेशन है, ये सभी जो टॉपिक हैं हिस्ट्री के, इन्हें एक बुक अलग अलग जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है वहीं पे ये कवर भी हो जाते हैं। सो वो बुक्स तो लगभग बच्चे पढ़ लेते हैं। आगे की जो डिटेल में पढ़ने की जब बात आती है तो इसमें शुरुआत करने के लिए विलियम जे लोंग की इंग्लिश लिटरेचर, इट्स हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, इसका पूरा टाइटल है। विलियम जे लोंग के नाम से ही ये बुक बिकती है। सो ये बुक जो है वो शुरुआत करने वालों के लिए, जो इंग्लिश लिटरेचर से एक प्रकार से इसके हिस्ट्री से कि इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से शुरू होता है और एक भाषा के रूप में इंग्लिश कैसे आगे बढ़ी, कैसे इसका विकास हुआ, तो वो सब जो है उस बुक से शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा जब आप बड़े लेवल के लिए बात करते हैं, चाहे नेट की है, चाहे कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, तो वहाँ डेविड डचिस की बुक वो सबसे ऑथेंटिक बुक्स में से मानी जाती है। और जब भी कोई इशू होता है, चाहे वो डेट का हो, चाहे कोई फैक्ट का आता है, तब इस बुक को एक रेफरेंस बुक के रूप में या ऑथेंटिक बुक के रूप में देखा जाता है। सो इसमें डेविड डचिस की जो बुक है, वैसे तो इसके अलग अलग वर्जन छपते हैं, 4 वॉल्यूम इसके ओरिजिनली 4 वॉल्यूम है, लेकिन पेपर बैक में इसके 2 वॉल्यूम भी मिल जाते हैं। सो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक्स में से मानी जाती है और मैं जिसको भी कैरी की सलाह देता हूं, मैं उसे जरूर कहता हूं कि डेविड डचिस की जो बुक है उसे आप जरूर पढ़ें। इसकी जो पूरा टाइटल है वो है अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस प्रकार से इसका टाइटल है, क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस प्रकार से इसका टाइटल है। सो ये बुक जो है बहुत अच्छी बुक्स में से गिनी जाती है। और भारतीय लेखकों में जैसे भीम सिंह दैया जी हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं, उनके ये हमारा सौभाग्य है कि उनके जो लेक्चर्स हैं वो YouTube पे UGC के एक चैनल पे भी उपलब्ध हैं और उनकी बुक जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी हमारे लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है। भारतीय लेखकों में भीम सिंह दैया की बुक जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छी रहती है। सो ये 3-4 जो बुक हैं, चाहे विलियम जे लोंग है, चाहे डेविड डचिस है वेस्टर्न लेखक में, और भारतीयों में जैसे भीम सिंह दैया की है, सो ये अच्छी रहती हैं। इसके अलावा रघुकुल तिलक है, रामजी लाल है, इनकी भी बुक्स छपती हैं, लेकिन जैसा मैंने खुद इनकी स्टडी में देखा कि ये बुक्स के लेखक भी उन्हीं बुक्स को रिफर करते हैं, बार बार उन्हीं बुक्स की कोटेशंस देते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं एक तरीके से। हाँ, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए मैं बच्चों को यही कहता हूं कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट से या ओरिजिनल जो अच्छे लेखक हैं उनसे आप उनके रूबरू हों, उन्हीं को पढ़ें, ताकि आपको सेकेंड हैंड मटेरियल पढ़ने से आप बचें। ठीक है। और इसके बाद ये तो है हिस्ट्री, जो मूल इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है। इसके बाद जैसे ही अलग शाखाएं निकल जाती हैं, हम जानते हैं कि अमेरिका का कॉलोनाइजेशन हुआ तो उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश में हमारे पास अमेरिकन लिटरेचर आ जाता है, भारत में भारतीय इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश आ जाता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन है, कैरेबियन है, कैनेडियन है, इन्हें भी अलग अलग टॉपिक के रूप में जो बी पार्ट है पेपर सेकंड का उसमें दिया गया है। सो उनके लिए मैं जैसे ही बताता हूं कि सबसे पहले कुछ तो बुक्स ऐसे हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कॉम्पटन रिकट की बुक है, वो अमेरिकन के ऊपर भी एक छोटा पार्ट अपनी ही बुक में थोड़ा सा पार्ट वो रखते हैं। तो उसमें वो बिगिनिंग से शुरू करके, कॉलोनाइजेशन से शुरू करके बताते हैं कि 20वीं सेंचुरी तक किस प्रकार का, अर्ली 20वीं सेंचुरी तक किस प्रकार से अमेरिकन जो इंग्लिश है लिटरेचर है वो लिखा गया। लेकिन इसमें वो पर्याप्त नहीं रहता, जैसा मैंने पेपर्स में देखा है। सो इसके लिए अलग से अमेरिकन लिटरेचर के बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो फिशर सैमुअलसन और इनकी एक एंथोलॉजी है, 2 पार्ट में एंथोलॉजी है, जो हमारे MA के जो सिलेबस है उसमें अमेरिकन वाले पार्ट में रिकमेंडेड भी हैं। उसकी खास बात जो मुझे लगी उन बुक्स की, वो एंथोलॉजी हैं। उसमें ओरिजिनल लिटरेचर में हर लेखक के कुछ 5-7 पोइम्स उनकी ऐड करके उन्हें दिया गया है। उससे क्या है, हम रियल लिटरेचर से रूबरू होते हैं। अमेरिकन लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 20वीं सेंचुरी में आने के बाद सभी लिटरेचर जो है एक वर्ल्ड लिटरेचर की तरह देखे जाने लगा। उससे पहले अलग अलग है, अमेरिकन अलग है, विक्टोरियन इंग्लिश का अलग है। लेकिन जैसे ही हम 20वीं सेंचुरी में प्रवेश करते हैं तो 20वीं सेंचुरी में ये आ जाता है कि जो लिटरेचर है वो एक विश्व के
मतलब विश्व के पैनल से, विश्व के स्तर से उठने लगता है, तो उसे वर्ल्ड लिटरेचर माना जाता है, ना कि अलग अलग कंट्री से, अलग अलग रीजन से जोड़ा जाता है। सो अमेरिकन लिटरेचर में हमारे पास डॉक्टर सतीश कुमार की एक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी है, जो भारतीय लेखक हैं। सो अमेरिकन लिटरेचर में आप ये पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो है अमेरिकन में ही कवर काफ़ी कुछ होता है, एफ्रो अमेरिकन। हम जानते हैं कि आजकल भी जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो चल रहा है मुद्दा, एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो दास प्रथा के कारण कह लीजिए, या गुलामों की खरीद फरोख्त के कारण कह लीजिए, जो अफ्रीकन मूल के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी लिटरेचर में निकल के आया, और इसे भी एक अलग टॉपिक के रूप में, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर के टॉपिक के रूप में बी पार्ट में मतलब शामिल किया गया है। तो वहां भी काफी कुछ तो ये अमेरिकन में ही कवर हो जाता है, क्योंकि वो भी अमेरिकी ही हैं। ठीक है। इनको अलग से पढ़ने के लिए भी आप इनकी जो एंथोलॉजीज हैं उनसे वहां से इन्हें पढ़ सकते हैं। और जैसा इसमें एक समस्या जो आती है खासकर इंग्लिश लैंग्वेज या साहित्य में आती है कि इंग्लिश बहुत ही मॉडर्न से, हमारे जो मॉडर्न पीरियड से जुड़ा हुआ साहित्य है, इसमें लगातार नया कुछ ना कुछ आता रहता है। तो उस कारण से ये है कि कॉपीराइट के कारण एक लेखक दूसरे की समरी नहीं बता पाता, या बहुत सी बुक्स में हमें उनका क्रिटिसिज्म नहीं मिल पाता, और जो बुक्स होती हैं बहुत ही महंगी भी होती हैं, जो मतलब उनका जो मिलता भी है अगर कोई क्रिटिसिज्म या फिर उनकी जो समरी। ठीक है। तो वहाँ मैं ज़्यादातर अभ्यर्थियों को यही सलाह देता हूँ कि आप इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसमें आपको बहुत सा डाटा जो है वो मिल जाता है इंटरनेट के उपयोग से। हाँ, इंटरनेट के उपयोग से आपको बहुत सा डाटा ऐसा मिल जाता है जिसके लिए, क्योंकि आप अलग अलग टॉपिक पे अगर आप बुक खरीदने जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, सही है। तो उससे बच्चों को जो बैकवर्ड एरिया से हैं, जो ग्रामीण से हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से भी हैं, उनको बहुत समस्या आती है कि वो हर टॉपिक पे अलग अलग बुक नहीं खरीद सकते। तो इसमें जो मॉडर्न टॉपिक हैं, चाहे एफ्रो अमेरिकन है, चाहे अफ्रीकन लिटरेचर है, या न्यू लिटरेचर जिसे कहते हैं, जो खास करके कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जैसे हमारे कैरेबियन लिटरेचर, कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन। हाँ, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है आरबीएससी का, उसमें सिर्फ 3 का ही नाम उन्होंने शामिल किया है, कैरेबियन, कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन। वैसे नेट के लिए वो थर्ड वर्ड लिटरेचर के रूप में लिखा जाता है, तो उसमें पूरे वर्ड से रिप्रेजेंटेशन आने लगता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 3 ही नाम दिए हैं। कैरेबियन, जिसमें हमारे वेस्ट इंडीज क्षेत्र के जो लेखक हैं, चाहे वो डायस्पोरा है, भारतीय डायस्पोरा जैसे वीएस नॉयपॉल हैं, और या फिर कैनेडियन है और ऑस्ट्रेलियन है। तो इन तीनों के लिए भी आप अच्छी बुक्स जो हैं, बुक्स अगर नहीं मिलती है तो आप इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करके भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी जैसा मैं सबको सलाह देता हूं कि साहित्य एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको वास्तविक जो रियल लिटरेचर है उसमें रुचि होनी चाहिए, उससे जुड़े होने चाहिए, इससे ही आपको आसान हो जाता है पढ़ना। तो इसमें जैसे कॉमनवेल्थ पोइट्री के लिए एंथोलॉजीज मिल जाती हैं, छोटी एंथोलॉजीज जो एक्सेसिबल भी हैं, और जो कमर्शियल साइट्स हैं वहाँ से भी आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो वहाँ से भी ये बुक्स अवेलेबल हैं। उनमें क्या है, हम उन रियल पोइट्री को उनकी पढ़ पाते हैं, और इससे हमारे पास उन्हें क्रिटिसिज्म की आवश्यकता कम रह जाती है। हम खुद पोइट्स को जब पढ़ते हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस को करना आसान हो जाता है। लास्ट जो इसमें पार्ट है, सी पार्ट है, जो पेपर सेकंड का, वो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। क्योंकि हम खुद इंडिया के ही हैं, इंडियन ही हैं, तो हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या लिटरेचर लिखा गया, जब से हमारे देश में अंग्रेज़ों का या वेस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत हम कर लेते हैं, तभी से भारत में भी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो फैली है, और भारतीय लेखक भी उन्हीं के प्रभाव से इंग्लिश लैंग्वेज में भारतीय सब्जेक्ट मैटर को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट करने लगे हैं। सो ये एक बड़ा टॉपिक अपने आप में धीरे धीरे बन गया है, और एक बड़ा एक शाखा के रूप में बन गया है। और इसमें जो है सबसे जो ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, या सबसे जो प्रमाणित बुकों में से एक, बुक्स में से एक मानी जाती है, वो है एस अयंगर की है, KR श्रीनिवासा अयंगर की बुक है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। सो ये बुक जो है, इसमें भी एक से ज़्यादा एडिशन इसके भी आए हैं। इसे अपडेट किया गया 1985 तक,
इसे 1985 तक का जो लिटरेचर है वो इसमें अपडेट किया गया, इससे बताया गया कि तब तक क्या लिटरेचर आया। तो इसमें समस्या थोड़ी ये आती है कि उसके बाद जो लिटरेचर आया भारत के जो भारतीय क्षेत्र से 1985 के बाद, तो उसके लिए आपको अलग से बुक्स देखनी पड़ती है। तो उसमें विजय कुमार दास की एक बुक है इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश आफ्टर 1980, इस प्रकार से वो बुक है। तो उसमें भी हम भारत में जो बाद का लिटरेचर है, जो मॉडर्न लिटरेचर है, वो भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, उस जो पोस्ट कॉलोनी है, जो कॉलोनीज के बाद का लिटरेचर है, वो भी जैसा इन्होंने पहले बताया कैरेबियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलिया, और ये एक ऐतिहासिक मुद्दा बन जाता है। इतिहास के जैसे ही कॉलोनीज का अंत हुआ, चाहे अलग अलग देश जो है बारी बारी से आज़ाद हुए, उसके बाद उसका क्या प्रभाव रहा वहाँ के जनता के ऊपर, वहाँ के कल्चर के ऊपर, वहाँ की हिस्ट्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और उसे लिटरेचर में क्या रिप्रेजेंटेशन मिला। तो ये भारत के विषय में तो मैंने बताया कि वो अयंगर की जो बुक है उसमें भी काफ़ी कुछ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आ जाता है आज़ादी के बाद का। विश्व के स्तर पे जब हम देखते हैं सो वहाँ भी हमारे पास चाहे ऑस्ट्रेलियन है, चाहे कैनेडियन है, चाहे कैरेबियन है, इसके लिए हमें ज़्यादा इंटरनेट पे रिलाई होना पड़ता है, इंटरनेट का हमें सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बुक्स जो हैं वो कॉपीराइट के कारण बहुत ज़्यादा जो बुक्स जो हैं इस प्रकार से नहीं छपती। जो रिसर्च वर्क सब छपते हैं उन्हें एक्सेस करना बहुत आसान नहीं रहता। एक एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए अगर आप अलग अलग बुक्स खरीदने जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए यही सलाह देता हूँ कि पोस्ट कॉलोनियल है, चाहे दलित और डायस्पोरा लिटरेचर है, इसमें हालांकि अच्छी बुक्स हैं। जो मैंने पढ़ी थी प्रमोद कुमार नायर की बुक है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर नाम से, वो भी अच्छी बुक है। और भी लेखक हैं जो इसमें लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है इसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप इंटरनेट से अगर आप पढ़ सकें, इंटरनेट से अगर आप विकीपीडिया से या और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे अगर आप एक्सेस कर सकें तो आपके लिए बहुत आसान रहता है। सो ये एक ब्रीफ सा मैंने बताया जो हिस्ट्री और जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से लेके चाहे क्रिटिसिज्म तक है, या फिर जो भी हमारा जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का, उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ के बारे में मैं बहुत सलाह देता हूं जो नेट की तैयारी करते हैं या जो भी कॉलेज लेक्चर की तैयारी करते हैं। सो आप एक चाहे विकीपीडिया से है चाहे इंटरनेट से है, एक लिस्ट निकालें नोबेल प्राइज़ विनर्स जिन्होंने इंग्लिश भाषा में मतलब जो भी नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, या फिर एक और प्राइज़ है बुकर प्राइज़ जो लिटरेचर में दिया जाता है, और तीसरा जो है भारतीय जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इंग्लिश भाषा में भी दिया जाता है। वैसे तो आप जानते हैं कि वो अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। तो इन तीन जो मुख्य अवार्ड्स है, इसके अलावा जो लिटरेरी अवार्ड्स है उनको आपको उनकी जो हिस्ट्री है अब तक किन्हें किन्हें दिया गया और किस किस के किस वर्क के लिए दिया गया, कैसा साहित्य था, ये जानकारी होना काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहता है, बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि नेट में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं और कॉलेज लेक्चर में भी इसके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं, दोनों जगह आते हैं। बिल्कुल इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि साहित्य एक ऐसा है कि साहित्य को संरक्षण अवार्ड्स से बहुत मिलता है, तो इससे बहुत फ़ायदा रहता है, इसमें आसान भी रहता है। इसके अलावा जब आप देखते हैं इंटरनेट में, आप 20th सेंचुरी का जो नॉवेल्स हैं उनके बारे में आपको 20th सेंचुरी जो लिटरेचर है उसमें काफ़ी समस्या मैंने खुद जो फेस की वो ये थी कि चाहे आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसी बुक से पढ़ें, जैसे कॉम्पटन रिकेट की बुक है वो 20s तक का हिस्ट्री बताती है। उसके बाद हमारे पास विलियम जेलोंग की बुक है जो मैंने बताई शुरू में, वो 1930s तक का बताती है कि तब तक क्या लिटरेचर लिखा गया था। उसके बाद हमारे पास डेविड डचिस की बुक जो मैंने बताया तो वो 1960s तक बताती है। तो उसके बाद भी लिटरेचर तो लिखा जा रहा है लगातार। तो इनसे जब आप रूबरू होने की बात आती है, जब उसके बारे में पढ़ने की बात आती है, तो बहुत सी बुक्स जो है वो कवर नहीं कर पाती। तो वहाँ भी मैं यही सलाह देता हूँ कि उसे कहीं भी लूजन ना रहने दें, उसे नज़रअंदाज ना करें कि बुक्स में नहीं है तो इंटरनेट से पढ़ा जा सकता है। हाँ, उसे इंटरनेट से पढ़ा जा सकता है, और इंटरनेट पे जो है
जैसे लिस्ट्स मिल जाती हैं जो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। वो लिस्ट हैं जैसे हम 100 बेस्ट नॉवेल्स ऑफ 20th सेंचुरी, इस प्रकार की जो लिस्ट हैं, जैसे टाइम मैगजीन की है, चाहे BBC की है, वो 100 बेस्ट नॉवेल्स या 100 बेस्ट वर्क्स ऑफ लिटरेचर हैं, उन्हें एक साथ आप हमारे सामने ला देते हैं। तो उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं, उनमें से उनकी समरी है, उनके लेखक कौन है और उनकी क्या खासियतें हैं, ये भी आप उसमें कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप एक सिस्टमेटिक ढंग से अलग अलग टॉपिक को लेके अलग अलग पार्ट्स के जरिए जब आप लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उससे आपको बहुत आसान हो जाता है और कोई लूज एंड नहीं रहता। लूज एंड से मेरा मतलब ये है कि कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रह जाता कि जिसके बारे में क्वेश्चन आ जाए और आपने पढ़ा ना हो। सही है। हाँ, तो आप कोई भी लूज एंड ना रहने दें और हर प्रकार के हर पहलू जो है सिलेबस का उसके ऊपर फोकस करते हुए उसके बारे में तैयारी करें। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब घबराने वाली बात उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है जो नेट ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि उससे कम ही सिलेबस है इसमें। ठीक है। तो बहुत आसान रहता है। आपने जब नेट की तैयारी की हो तो आपके पास ऑलरेडी इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाता है कि जब आप इसके तैयारी के लिए बैठते हैं तो बहुत आसान रहता है। ठीक है सर। हाँ जी। जैसे सर ने बताया कि हमें जो सर ने बुक्स बताई हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का मेरा दूर दूर से संबंध नहीं रहा है, और इसके साथ में बुक्स के साथ में हम नेट का भी सदुपयोग करें, और नेट का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो ये सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें हम बहुत कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सर। और सर ने हमें अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में ही मैं कहना चाहता हूँ कि सर अगर आप अंत में हमारी कोई अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहें। जी सर, बिल्कुल। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा सर कि जो बच्चे तो ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं या नेट क्वालिफिकेशन के लिए अपीयर हो चुके हैं और वो तैयारी कर भी रहे हैं, उन्हें इस एग्ज़ाम से बिल्कुल भी किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बहुत से जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से बच्चे आते हैं, मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो हमारे लिए ये रहता है कि जब हम बड़ी ग्रेड की पोस्ट के लिए देखते हैं तो हमें ये डर रहता है कि पता नहीं किस प्रकार से हम उस लेवल पे स्टैंड अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इंग्लिश लिटरेचर का जो मैं पिछला रिकॉर्ड में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्वालिफिकेशन की बहुत कमी है। पिछली बार जब जो पिछली इसी भर्ती में जिसमें मैं खुद सेलेक्ट हुआ था, उसमें 3 गुना स्टूडेंट्स, 3 गुना अभ्यर्थी जो है वो नहीं मिल पाए थे इंटरव्यू। 3 गुना ही नहीं मिल पाए थे। नहीं मिल पाए। देखो इतनी क्वालिफिकेशन भी तैयारी करेगा ढंग से होगा सर। बिल्कुल। और इसमें जो हमारे पिछड़े वर्ग से हैं या फिर हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से जनजाति से बिलोंग करते हैं, उसमें तो पहले बैकलॉग भी काफी पड़ी रही है। वो इसी कारण पड़ी रही क्योंकि क्वालिफिकेशन का बहुत अभाव, उतने योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे थे। और हमारा जो जैसे राजस्थान का जो लेवल है इंग्लिश लिटरेचर में, वो राष्ट्रीय लेवल से काफ़ी पिछड़ जाता था, इसलिए दूसरे राज्यों से जो अभ्यर्थी हैं वो आके हमारे यहाँ इस इन पोस्ट पे सिलेक्ट होते रहे हैं। लेकिन अब जो है राजस्थान जीके का भी पेपर ऐड हो चुका है, और राजस्थान में भी खास करके हमारा जब से इंटरनेट आया है उसके बाद से बहुत लेवल सुधरा है इंग्लिश लिटरेचर का। और अब बहुत से जो बच्चे हैं, बहुत से जो अभ्यर्थी हैं, वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से, ग्रामीण क्षेत्रों से सिलेक्ट होके आए हैं। और ये बहुत ही मोटिवेटिंग है उनके लिए जो आगे अब हमसे बाद में जो इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि वो भी प्रयास करें और अपना जो रुचि दिखाते हुए, अपना पूरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में दिखाते हुए सिलेक्ट हों। और मेरी शुभकामनाएं उन सब के लिए जो भी ये तैयारी कर रहे हैं, और आपको बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। जैसा सर ने बताया कि हमें सब्जेक्ट से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम पीछे भी देखते हैं कि 3 गुना अभ्यर्थी भी हमको नहीं मिल रहे, कई जगह क्या बैकलॉग की पोस्टें भी नहीं भरी जा रही, पर हम धीरे धीरे आ रहे हैं इस ट्रैक पे। और जो योग्य है, योग्यता रखता है, या जो MA कर रहा है, अभी नेट करने की है, तो नेट की तैयारी भी साथ कर सकता है, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकता है, और थोड़े मनोयोग से तैयारी करने की आवश्यकता है, सिस्टमेटिक तैयारी करने की आवश्यकता है। और डरने की बिल्कुल भी कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा यही मकसद ये वीडियो बनाने का रहा, जिसकी बहुत ही कम उपलब्धता है इंग्लिश की। और सर को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।